नमस्कार दोस्तों, खबरों के बारे में आगे बढ़ने से पहले आज थोड़ा मॉनसून के ऊपर भी अपडेट दे देते हैं आपको। राजस्थान में बांध टूटा, 7 जिलों में बाढ़ आई, 24 घंटे में 20 की मौतें, यूपी और बिहार में गंगा उफान पर आई। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जयपुर समेत 7 जिले, धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात है। सवाई माधोपुर में बांध टूटने से कई इलाके डूब गए हैं। वहीं राजस्थान में बारिश के चलते 24 घंटे में 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इधर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी उफान पर है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के किनारे बसे 15 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। बिहार में गंगा, गंडक समेत 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं दोस्तों, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में रविवार देर रात से बारिश जारी है। ऊना के हरोली के बाथरी में 4 बच्चे बाढ़ में बह गए। वहीं दोस्तों, अगर दिल्ली और एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली और एनसीआर में 2 दिन से बारिश जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम का असर दिखा। 3 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, 2 को जयपुर और 1 को लखनऊ भेजा गया। रविवार शाम को हुई तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। न्यू अशोकनगर में एमसीडी स्कूल की दीवार ढहने से कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो दोस्तों, 2 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। सोम नदी का पानी गांव में घुस चुका है और हरियाणा में अब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर। हिंडनबर्ग बोला है, सेबी चीफ ने सफाई में आरोप स्वीकारे। साफ है कि उनका विदेशी फंड में निवेश है। अडानी के भाई ने इससे शेयरों की कीमत बढ़ाई। देखिए दोस्तों, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने कहा है कि हमारी रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने प्रतिक्रिया देते हुए कई चीजें स्वीकारी है, जिससे कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि बुच के जवाब से पुष्टि होती है कि उनका निवेश बरमूडा और मॉरिशस के फंड में था। ये वही फंड है जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी करते थे। आरोप है कि विनोद अडानी इन फंड्स के जरिए अपने ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ाते थे। वहीं हिंडनबर्ग ने शनिवार को पब्लिश अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में भी हिस्सेदारी है। अब जैसा दोस्तों आप सभी को पता है, हिंडनबर्ग ने बीते दिनों एक पोस्ट भी की थी जिसमें लिखा था समथिंग बिग सून इंडिया, यानी कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है, और आज वो हो भी गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शंभू बॉर्डर की एक लेन खोले। एम्बुलेंस बुजुर्गों, महिलाओं और छात्रों को परेशानी हो रही है। किसान बोले 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 महीने से बंद पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के एसपी को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। वहीं अब इधर किसानों ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के मौके पर वे पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एमएसपी गारंटी कानून बना आर्थिक आजादी के लिए ये मार्च निकाले जाएंगे। बीजेपी बोली, कांग्रेस शेयर बाजार खत्म करना चाहती है। हिंडनबर्ग में अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा, कांग्रेस इनकी टूल किट का हिस्सा है। देखिए, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, इसलिए वो टूलकिट गिरोह के साथ मिलकर भारतीय शेयर बाजार को खत्म करना चाहती है। रविशंकर ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग के मेन इन्वेस्टर अमेरिकी बिजनेसमैन भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस है। राहुल गांधी इनके एजेंट है। पीएम मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लग गए हैं। मायावती की 14 साल बाद उपचुनाव में वापसी, बसपा ने 3 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। भाजपा की बी टीम का टैग हटाना होगा चुनौती। देखिए दोस्तों, बसपा करीब 1.5 दशक बाद एक बार फिर से उपचुनाव में दमखम के साथ उतरने जा रही है। इसका ऐलान खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है। मायावती ने कहा कि भाजपा ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, इसलिए हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी भी उतारेंगे। मायावती ने 3 सीटों पर प्रत्याशी तय होने के संकेत भी दे दिए हैं। इसमें फूलपुर विधानसभा सीट से शिव बरन पासी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। हरियाणा सीएम बोले, पहलवानों के सहारे चुनाव में कांग्रेस विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने के बयान पर पलटवार। कहा, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कुछ दिन पहले पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोग झूठ का सहारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकान बंद हो चुकी है। अब ये संविधान खत्म होने जैसी अफवाहें फैला रहे हैं और जनता को गुमराह भी कर रहे हैं। इनके पास अब जनता का समर्थन नहीं बचा, इसलिए ये लोग अब पहलवानों का सहारा ले रहे हैं। कंगना रनौत के राहुल गांधी पर विवादित बोल, कहा वे खतरनाक, कटु और जहरीले विध्वंसक आदमी हैं। पीएम नहीं बन सकते तो देश नष्ट कर देंगे क्या।
देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कंगना ने ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वो कटु, जहरीले और विध्वंसक है। राहुल का एजेंडा है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। कंगना ने ट्विटर पर पोस्ट किया है, जिस पोस्ट को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंगना ने लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को टारगेट करती है, जिसका राहुल गांधी समर्थन कर रहे थे। वो एक बेकार की बात साबित हुई है। वो इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं कंगना ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी, आप जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। इस देश की जनता आपको कभी नेता नहीं बनाएगी, आप एक कलंक है। एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिलने की संभावना। 12 सीटों पर 3 सितंबर को होगा उपचुनाव। 11 पर भाजपा और सहयोगियों की जीत संभव। देखिए दोस्तों, अगले महीने राज्यसभा की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद एनडीए को सदन में बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे वक्फ संशोधन बिल जैसे अहम बिलों को मंजूरी दिलाने में मदद भी मिल सकेगी। 9 राज्यों की खाली हुई 12 राज्यसभा सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव होंगे। इसमें भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को 11 सीटें मिलने की पूरी उम्मीद है। इस तरह तो एनडीए 245 सदस्यों वाले सदन में 122 सीटें हासिल कर लेगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए, इसलिए वहां की 4 सीटें खाली है। इससे राज्यसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ 241 रह जाती है। जब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये सीटें खाली रहेगी। अभी राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 121 है, लिहाजा उपचुनाव के बाद एनडीए राज्यसभा में बहुमत हासिल कर सकता है। वहीं दोस्तों, जिन 9 राज्यों की बात हम कर रहे हैं उनमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और त्रिपुरा में 1-1 सीट खाली है। वहीं महाराष्ट्र, बिहार और असम में 2-2 सीट खाली पड़ी है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करने के मामले में हाईकोर्ट के समन को चुनौती दी थी। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। मई 2018 में केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था। इसे लेकर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें समन भेजा था। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। वहीं दोस्तों, अब इस मामले में केजरीवाल पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने वीडियो को रीट्वीट करके गलती की थी। 11 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था कि क्या वो इस मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि शिकायतकर्ता पर निर्भर करेगा कि वो इस माफीनामा को स्वीकार करता है या फिर नहीं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी के 3 सवाल। सेबी चीफ ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? निवेशकों ने अगर पैसा गंवाया है तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा? देखिए दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की हिस्सेदारी के खुलासे के बाद राजनीति शुरू हो चुकी है। अब नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार से 3 सवाल पूछे। राहुल ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सेबी प्रमुख ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? निवेशकों ने अगर पैसा गंवाया तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसका खुद संज्ञान लेगा? आम आदमी पार्टी ने नए ऑफिस में शिफ्टिंग शुरू की। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर नया दफ्तर मिला है। 10 अगस्त तक पुराना ऑफिस खाली करने के आदेश थे। देखिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने लुटियन से दिल्ली में अपने नए कार्यालय में शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। नया कार्यालय एक पंडित रविशंकर शुक्ला रोड पर है। यहां आम आदमी पार्टी ने अपना बोर्ड लगा दिया। इससे पहले आम आदमी पार्टी का पुराना दफ्तर 206 राउज एवेन्यू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, ITO नई दिल्ली हुआ करता था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार की ओर से नया दफ्तर अलॉट किया गया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम नए कार्यालय में ही होंगे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में के कविता की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म। सीबीआई और ईडी को दिया नोटिस। देखिए दोस्तों, भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS नेता के कविता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीते दिन उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में BRS नेता की जमानत याचिका पर CBI और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को नोटिस जारी किया। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को दोनों मामलों में के कविता की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि BRS नेता दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और उसे लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिशों में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। बांग्लादेश में भारतीय सेना की जीत का स्मारक तोड़ा, सिर्फ टुकड़े बचे। इसमें पाकिस्तान की हार दिखाई गई थी। हिंदू छात्रों से बात करेंगे यूनुस।
देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने 1971 की जंग से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक को तोड़ दिया। मुजीबनगर में स्थित यह स्मारक भारत मुक्त वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तान सेना की हार का प्रतीक था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने हजारों सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। भारतीय सेना के ऑफिसर कमांडेंट एंड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। इस स्मारक में उसी की छवि को दर्शाया गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 2 जवान शहीद हो चुके हैं। उधमपुर और किस्वतवाड़ में अभी भी आतंकी छिपे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सेना और आतंकियों के बीच हुई गोलीबारी में हवलदार दीपक कुमार यादव और लोसनायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए थे। फायरिंग में 2 नागरिक भी घायल हुए थे। इनमें से एक नागरिक की रविवार को अस्पताल में मौत भी हो गई थी। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, कनाडा में विरोध प्रदर्शन, हजारों हिंदू सड़क पर उतरे। ईसाई और यहूदी भी समर्थन में। अमेरिका और ब्रिटेन में भी प्रदर्शन। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी है। इस हिंसा के खिलाफ कनाडा में हजारों हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इन विरोध प्रदर्शनों में हिंदुओं के अलावा ईसाई और यहूदी समुदायों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। कनाडाई शहर टोरंटो में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए दबाव बनाने की भी मांग की। इसके अलावा दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क और ब्रिटेन के लंदन में सैकड़ों हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने हिंदू लाइफ मैटर्स के भी नारे लगाए। हिमाचल प्रदेश को लेकर एक दोस्तों बड़ी खबर आई। हिमाचल में अंग्रेजों के जमाने की नंबरदार प्रथा समाप्त करने की तैयारी में है सरकार। अब सरकार करने जा रही है ये नई पहल। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही नंबरदार प्रथा जल्द खत्म हो सकती है। इस प्रथा को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। भू अभिलेख विभाग की ओर से जिलों से वहां तैनात नंबरदारों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। ये निर्देश भू अभिलेख विभाग के पास मंडी निवासी की ओर से नंबरदार प्रथा को खत्म करने संबंधी पहुंची शिकायत के बाद दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला निवासी एक व्यक्ति ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर उनसे राजस्व विभाग में नंबरदार प्रथा को खत्म करने का आग्रह किया था। इसके अलावा उन्होंने इस पत्र में कई अन्य टिप्पणियां भी की हैं। वहीं पत्र में उन्होंने सरकार को अवगत करवाया था कि नंबरदार प्रथा का वर्तमान में कोई औचित्य ही नहीं रह गया, क्योंकि आजकल कोई भी नंबरदार हिमाचल प्रदेश भू अभिलेख नियमावली 4 में नंबरदारों के वर्णित कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन ही नहीं कर रहा। IECC की रिपोर्ट, देश में 3 साल बाद हो सकती है बिजली की भारी कटौती। 6.5% बढ़ गई है बिजली की मांग। देखिए दोस्तों, भारत में जिस तरह से बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, उसके कारण लोगों को आने वाले वर्षों में भारी बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ सकता है। इंडियन एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर यानी कि IECC ने अपनी नई टेक्निकल रिपोर्ट में इसका खुलासा भी किया कि साल 2027 तक भारत को खासतौर पर शाम के समय 20 से 40 गीगावाट तक बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति तब भी उत्पन्न होगी जब वर्तमान में निर्माणाधीन सभी थर्मल और पन बिजली परियोजनाएं समय अनुसार पूरी भी हो जाएंगी। भारत की योजना 2027 तक अक्षय ऊर्जा में 100 गीगावाट और पावर क्षमता में 28 गीगावाट तक इजाफा करना है। मौजूदा समय में देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 446.2 गीगावाट है। इसमें से 48.8% ऊर्जा कोयला आधारित है। इसके अलावा 19.2% सौर ऊर्जा है, 10.5% पवन ऊर्जा और 10.5% ही पन बिजली पर निर्भर है। शेष अन्य स्रोतों जैसे कि न्यूक्लियर, तेल और गैस, बायो पावर से प्राप्त हो रही बिजली आपूर्ति है। पुणे IAS केस में पूजा खेड़गर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, लोअर कोर्ट पूर्व ट्रेनी IAS पर लगे आरोपों में उलझा। पुलिस और UPSC को नोटिस। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेड़गर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस और UPSC को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि निचली अदालत खेड़गर को राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ लगे आरोपों में उलझ गई और याचिका पर सही ढंग से विचार नहीं किया। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान है। रिटेल महंगाई से लेकर कंपनियों की तिमाही नतीजे तक ये फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। देखिए, शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे, रिटेल महंगाई के आंकड़े, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, US इन्फ्लेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्लो और अपकमिंग IPO पर भी बाजार की नजर रहेगी। PT उषा बोली, वजन का मैनेजमेंट खिलाड़ी कोच की जिम्मेदारी है। मेडिकल टीम दोषी नहीं। विनेश 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई थी।
देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की अध्यक्ष PT उषा ने विनेश फोगाट ओवरवेट मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि वजन का मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी खिलाड़ी की होती है और उसके कोच की होती है। इसके लिए मेडिकल टीम को दोषी ठहराना ठीक नहीं, खासकर कि कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी और जूडो जैसे खेलों में। पेरिस ओलंपिक का यादगार फेयरवेल, मनु और श्रीजेश ने थामा तिरंगा, गोल्डन वाइजर ने दिखाई ओलंपिक की खोज। देखिए, पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 समाप्त हो चुके हैं। रविवार रात क्लोजिंग सेरेमनी में गेम्स के समापन का ऐलान किया गया था। इस दौरान कल्चरल एक्टिविटीज के बीच ओलंपिक फ्लैग एले मेयर को सौंपा गया। 3 घंटे चली सेरेमनी की शुरुआत एक फ्रेंच गीत से हुई। इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के गोल्डन वाइजर बैंड ने ओलंपिक की खोज दिखाई। वहीं इसके बाद टॉम क्रूज और रैपर स्नूप डॉग ने भी प्रस्तुति दी और इसके बाद शूटर मनु भाकर और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने तिरंगा थामा। मनु ने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, जबकि श्रीजेश स्पेन को 2-1 से हराने वाली ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। ओलंपिक टैली में अमेरिका नंबर 1 पर 40 गोल्ड समेत 126 मेडल जीते। भारत 5 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर के साथ 71वें स्थान पर रहा। देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली सामने आई है, जिसमें भारत 71वें स्थान पर रहा, जिसमें भारत ने कुल 6 मेडल जीते, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज थे और 1 सिल्वर। वहीं अमेरिका पहले नंबर पर रहा, जिसमें अमेरिका ने कुल 126 मेडल जीते हैं, 42 ब्रॉन्ज, 44 सिल्वर और 40 गोल्ड। वहीं चीन की बात की जाए तो चीन दूसरे नंबर पर रहा, जिसने कुल 91 मेडल जीते, जिनमें से 24 ब्रॉन्ज, 27 सिल्वर और 40 गोल्ड मेडल है। वहीं जापान तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 5वें नंबर पर फ्रांस रहा। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान हुए सम्मानित। पार्डो अल्ला करियरा अवार्ड मिलने पर तो टूटी फूटी इटालियन बोलकर फैंस का दिल जीता। देवदास की स्क्रीनिंग भी हुई। देखिए दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रहे 73वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बने थे। यहां उन्हें पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड लेने के बाद शाहरुख खान ने इटालियन भाषा में दर्शकों का अभिवादन करने की भी कोशिश की। दिल्ली हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, यौन उत्पीड़न महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है। महिला आरोपियों पर भी केस चलाया जाना चाहिए। 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गई थी सुनीता विलियम्स, स्पेस में ही फंस गई। बताएंगे दोस्तों आपको क्या है ये स्पेस इमरजेंसी का प्लान। देखिए दोस्तों, 5 जुलाई 2024 जब एक खराब कैप्सूल या स्पेसक्राफ्ट से किसी तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पहुंचे सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर का 8 दिन रुकने का प्लान था, लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल जिससे वे ऊपर गए थे यानी अंतरिक्ष में गए थे, वो खराब हो गया। वैसे नासा कह रहा है कि सितंबर में उन्हें धरती पर लाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 8 दिन की यात्रा 8 महीने में बदल जाए। अगले साल फरवरी में ये लोग नीचे आए। वहीं दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, सुनीता विलियम्स भारत मूल की ही अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है। बांग्लादेश में अस्थिरता को लेकर भारतीय तटरक्षक बल सतर्क हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में व्यापक अशांति के बीच अल्पसंख्यकों पर हिंसा भी जारी है। देश के अंतरिम सरकार के कार्यवाहक मोहम्मद यूनुस की अपील के बाद भी हालात सुधर नहीं रही। इन सब के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर कई जगह पर लोग जमा हुए और शरण की गुहार के साथ अवैध घुसपैठ की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर भारतीय तटरक्षक बल ने भी अपनी सतर्कता को बढ़ा दिया है। ट्रेन में आग की अफवाह से मचा हड़कंप। चलती गाड़ी से कूदे यात्री, 12 लोग घायल हुए। देखिए दोस्तों, ट्रेन में आग लगने की सूचना पर हड़कंप मच गया। आए दिन हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं की सूचना से सफर करने वाले यात्री भी सहम गए। छोटी सी घटना पर भी अफरा तफरी मच जा रही है। दरअसल पंजाब एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह से हड़कंप मच गया। लोग चलती ट्रेन से भी कूदने लग गए। बिलपुर और मीरानपुर कटरा के बीच जनरल कोच में किसी ने आग लगने की अफवाह फैला दी थी। घटना में 12 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 6 को गंभीर चोट लगी है।